हम माजी के साथ कंपेयर करें तो आइस का ट्रेंड बढ़ रहा है। लड़के लड़कियों की तादाद बराबर नजर आती है अब नशा करने में। पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में फीमेल्स में हम्म। नशे का रुझान काफी बढ़ा है। पाकिस्तान में भी हम ये देखते हैं कि औरतों में ये ट्रेंड काफी हद तक बढ़ रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा ओपनली मुख्तलिफ कैफेज में औरतें बैठी होती हैं, सिगरेट पी रही होती हैं, वेप्स पी रही होती हैं। पार्टीज का रुझान काफी ज्यादा बढ़ गया है, जहाँ बिल्कुल। पे अल्कोहल और आइस और कैनबिस का इस्तेमाल भी फीमेल्स में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपको अगर याद हो, इमरान खान साहब गिरे थे कहीं पे, उनको हॉस्पिटल ले गए तो एक टीका लगा और उसके बाद उन्होंने कहा वो टीका मुझे दोबारा लगाओ, उसको देख के मुझे हुरें नजर आने लग गई। वेप का फैक्टर भी अब आजकल देखते हैं। देखिए, जिस तरह से स्मोकिंग खतरनाक है उसी तरीके से वेप भी खतरनाक है। देखिए, एक चीज जब आप दूसरी चीज से रिप्लेस कर रहे हैं, इसको अगर समझना है तो एक बिहेवियरल एडिक्शन भी होती है। अब बच्चे पे घर वालों की कोई नजर नहीं है, वहाँ अगर उस हॉस्टल में एक बच्चा नशा करता है, वो और बंदों को इन्वॉल्व करेगा और बच्चों को इन्वॉल्व करेगा, एक से दूसरे रूम में, फिर तीसरे रूम में, फिर चौथे रूम में, तो इस तरह फिर नशा फैलता है। तो पाकिस्तान में इसी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। वो लोग जिनके लॉ इन्फोर्समेंट हमसे बहुत आगे है, वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। यूके में भी है सर, यूके हर में भी जगह है, पे पूरी है। दुनिया हाँ, में। जवान नस्ल अगर कुछ लग जाए किसी नशे की लत में तो कहते हैं जनाब इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाए। अगर एक बंदा पहले ही बीमार है, पहले अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, पहले उसके इलाज की जरूरत, अगर हम उस पर और प्रेशर डालेंगे तो वो अपनी जिंदगी तो खराब कर ही रहा है, वो दूसरी लड़की की जिंदगी खराब करेगा, दो खानदान जो हैं उनकी जिंदगियां खराब होंगी। जिस तरह हमने आपसे कहा कि आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे जिस पर हम उनसे बात करेंगे मंशियात की रोकथाम कैसे मुमकिन है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है और हम किस किस इस नशे की अफरीत में फंसे हुए हैं। डॉक्टर शुएब जफर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साइकियाट्रिक एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में हॉस्पिटल से आज हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। सर मेयो हॉस्पिटल ऑब्वियसली एक लाहौर का बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर आपके पास उतनी तादाद में लोग आते होंगे, किस किस एडिक्शन को लेकर आते हैं? देखिए, एडिक्शन हर तरह की होती है और आजकल जो ज्यादा लोग आ रहे हैं, अगर हम माजी के साथ कंपेयर करें तो आइस का ट्रेंड बढ़ रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कैनबिस, भांग या चर्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा है। तो ज्यादातर यही चीजें होती हैं जो हमारे पास रिपोर्ट हो रही हैं आजकल। अच्छा, और ये जो आइस का नशा है ये कितना खतरनाक है हेरोइन की बनिस्बत या चर्स की निस्बत? देखिए, आइस में क्या होता है, आइस एक स्टिमुलेंट किस्म का नशा है। स्टिमुलेंट का मतलब ये होता है कि ये हमें एक्टिव कर देता है, हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी लगने लग जाती है कि हम ज़्यादा कोई अच्छे काम कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हमें शक की तबीयत आ जाती है, जब भी इसके गलत असरात आना शुरू होते हैं तो शक की तबीयत आ जाती है। शक की तबीयत में हम अपने जो चाहने वाले, प्यार करने वाले हैं, उनके खिलाफ हो जाते हैं। कई दफ़ा हमें लगने लग जाता है कि दुनिया जो है हमारे पीछे है। इस तरह से हमारे ज़हन में मुख्तलिफ किस्म के शुकूक व शुबहात जो हैं वो आने लग जाते हैं और हमें उन पे पक्का यकीन होता है कि ऐसा ही है, और इस वजह से हम अपना या किसी और चाहने वाले का नुकसान कर सकते हैं। सर आपके पास ऑब्वियसली मेयो हॉस्पिटल का एक महदूद सेटअप होगा, कितने पेशेंट्स एट अ टाइम जेर इलाज रहते हैं? जो इंडोर में हमारा एडमिशन का सेटअप है वो 15 बेड का है। बाकी आउटडोर में हमारे पास जो एडिक्शन के पेशेंट हैं उनकी स्ट्रेंथ तकरीबन 30 से 40 के दरमियान होती है, जो डेली रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, और कितने अरसा इन्हें लगता है सर, आप इनको क्लियर करने में और डिस्चार्ज करने में कितना टाइम लगता है? देखिए, इसमें जो ट्रीटमेंट है इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं और दूसरा रिहैबिलिटेशन कहते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई बंदा जो नशा कर रहा है उसके ब्लड में केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स के निकलने की वजह से उसको मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स आते हैं जिनको मैनेज किया जाता है मेडिकली दवाइयों के साथ। इस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में तकरीबन 2 हफ्ते के करीब का टाइम लगता है। 1 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते का टाइम होता है जिसमें ये सारा प्रोसेस होता है। इस दौरान ड्रग छोड़ने की वजह से मरीज को जो विड्रॉल के सिम्टम्स आते हैं, जैसा कि उसके उल्टियाँ आने लग जाती हैं, किसी को मोशन लग जाते हैं, किसी के जिस्म में दर्दें होने लग जाती हैं, किसी की नींद खराब हो जाती है, किसी को गुस्सा आने लग जाता है, तो इन चीज़ों का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब जब ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है डिटॉक्सिफिकेशन का, तो फिर रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। रिहैबिलिटेशन में मरीज को ऐसी टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं जिसके ज़रिए वो नशे से अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि नशा तो अवेलेबल है, दोबारा वो सेटिंग में जाएगा तो नशा अवेलेबल होगा तो उसको क्रेविंग होगी, वो दोबारा भी नशा कर सकता है। तो रिहैबिलिटेशन में उसको ऐसी स्किल्स बताई जाती हैं, ऐसे तरीके बताए जाते हैं साइकोथेरेपिस्ट के ज़रिए, जो एविडेंस बेस्ड होती हैं कि आप ये इस तरीकों पे अमल करें तो आप नशे से बच सकते हैं। तो रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस है और डिटॉक्सिफिकेशन का मिला के अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज़ का होता है।
जहाँ तक हम बात करें मियो हॉस्पिटल की, तो मियो हॉस्पिटल में सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन का काम किया जाता है। उसके बाद हमारे पास रिहैबिलिटेशन का पूरा प्रोसेस करने के लिए वो सेटअप भी नहीं है, और उसमें क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, तो नंबर ऑफ पेशेंट कैटर करना हमारे लिए मुश्किल है कि हम 3 महीने में सिर्फ अगर 15 पेशेंट देखें, तो इतना लार्ज पॉपुलेशन है, उसको फिर हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर अलग से सेंटर होंगे, तो इसको एड्रेस करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो 15 बेड का तो अस्पताल इतने बड़े सूबे के लिए ना हो, बल्कि शहर के लिए ही ना होने के बिल्कुल। मुतरादिफ है। और ऑब्वियसली तो फिर आप लोग जब पेशेंट्स लेते हैं तो लोड बहुत होगा, तो किन प्रेफरेंसेस पे पेशेंट्स लेते हैं? देखिए, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, सबसे पहले हम उनकी मोटिवेशन चेक करते हैं कि खुद कितना मोटिवेटेड है नशा छोड़ने के लिए। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको उनकी फैमिली लेके आती है या पकड़ के लेके आए हुए होते हैं, तो उनकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती। अब जिसकी अपनी मोटिवेशन ज़्यादा नहीं है, हुँ, उस पे हम जितनी मेहनत कर लें, 2 हफ्ते वो तकलीफ में गुज़ारेगा, जब वो बाहर जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट पे एतमाद और ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उसे लगने लग जाएगा कि मैंने हुँ, पहले भी ट्रीटमेंट करवाया तो नशा नहीं बिल्कुल, छूट सकता। बिल्कुल। इस वजह से उसकी परेशानी बढ़ेगी और रिलैप्स के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा ज़्यादा होंगे। हो जाएँगे। नशा जो है वो कौन माँ-बाप उम्मीद चाहेगा कि उसका बेटा भी डॉक्टर साहब नशा करे? जी, बिल्कुल सही कहा। देखिए, इनका पॉइंट अपनी जगह वैलिड है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं, जो पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, तो उसमें नशा करने वाले अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। थोड़ा-सा फ़र्क ये आ जाता है, अमीर लोगों का नशा जो होता है, वो थोड़ा महँगा होता है। अमीर लोग कोकेन का नशा कर लेते हैं, और गरीब लोग जब स्टिमुलेंट का नशा करते हैं, तो वो आइस का नशा कर लेते हैं। इसी तरीके से जो चरस है, ये एक सस्ता नशा भी समझा जाता है, तो ये भी गरीबों में काफ़ी ज़्यादा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ अमीर हैं जो नशा करते हैं, गरीब भी बहुत ज़्यादा नशे में मुब्तला हैं, और पूरी दुनिया में ऐसा होता है। इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। इसमें एजुकेशन की कमी, हमारी स्पोर्ट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा आगे की तरफ नहीं जा रही जिस तरह से पहले थी। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हमारे पास कम है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है और ईज़ी अवेलेबिलिटी जो इन दवाइयों की या आप ड्रग्स की कह सकते हैं, उससे ये वाले एलिमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जितना थोड़ा-सा मैंने स्टडी किया है, विथड्रॉल जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, और ये 15 दिन में अक्सर लोग भाग भी जाते हैं और विथड्रॉल से चाहते हैं कि बस जान छूट जाए, और वायलेंट भी हो जाते हैं। तो उसके लिए कोई प्रॉपर सिक्योरिटी निज़ाम भी आपने रखा हुआ है, या फिर वार्ड के तरीके से ट्रीट होते हैं? नहीं, इसमें जो ऐसे पेशेंट होते हैं ये सेग्रीगेटेड होते हैं, इनको अलग रखा जाता है, और इनकी एग्रेशन को मैनेज करने के लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं जो इनको दी जाती हैं। तो उससे इनकी एग्रेशन वगैरह कंट्रोल में रहती है, जो स्लीप के प्रॉब्लम होते हैं वो भी नहीं होते। तो जब ये वार्ड में हमारे पास प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, तो ये वाली चीज़ें नहीं आती, और ये एक अच्छे तरीके से इस प्रोसेस से गुज़र सकते हैं। लड़के-लड़कियों की तादाद बराबर नज़र आती है अब नशा करने में? देखिए, इसमें अभी पिछले कुछ अरसे में 2023 में हुँ, यूनाइटेड नेशन का इदारा जो है, जिसे यूएनओडीसी भी कहते हैं, यूनाइटेड हुँ, नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, हुँ, इसने अपनी एक रिपोर्ट इशू की जिससे हमें ये पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में फीमेल्स में हुँ, नशे का रुझान काफ़ी बढ़ा है। हुँ, दुनिया के कुछ मुल्क ऐसे हैं या उनकी कुछ रियासतें ऐसी हैं हुँ, जिनमें नशे का जो ये तनासब है मर्दों और औरतों में बराबर तक पहुंच चुका है। हुँ। पाकिस्तान में भी हम ये देखते हैं कि औरतों में ये ट्रेंड काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। बिल्कुल हम सही। ये तो नहीं कह सकते हैं कि औरतें मर्दों के बराबर नशा कर रही हैं, हुँ, लेकिन जिस तरह का पाकिस्तान में पहले औरतों का नशे की तरफ रुझान बहुत कम था, अब वो हुँ, वाली सिचुएशन नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, ओपनली मुख्तलिफ कैफ़ेज़ में औरतें बैठी होती हैं, सिगरेट पी रही होती हैं, वेप्स पी रही होती हैं। हुँ, पार्टीज़ का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जहाँ बिल्कुल। पे अल्कोहल और बाकी एक्सटेसी और इस तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, और आइस और कैनबिस का इस्तेमाल भी फीमेल्स में दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे खतरनाक नशा कौन-सा है आप? देखिए, अगर हमने इस चीज़ को समझना है कि खतरनाक नशा कौन-सा है, तो हमें हुँ, ये समझना चाहिए नशा है क्या? हुँ, नशा बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिस तरह से शुगर एक बीमारी है। नशा हुँ, इस तरह से बीमारी है जिस तरह दिल की एक बीमारी है, जिस तरह ब्लड प्रेशर एक बीमारी अच्छा। है, हुँ, जो लंबा चलने वाली है। हुँ, जब हम इस चीज़ को समझ लें कि एक बंदे को अगर नशे की लत लग गई है या बीमारी हो गई है, हुँ, अब ये लंबी चलनी है। हुँ, अब इस दौरान उसको रिलैप्स होते हैं, एक दफ़ा इलाज भी करवा लेता है, तो दोबारा हुँ, नशे की तरफ जाने का चांस भी रहता है। बिल्कुल जिस सही। तरह से शुगर एक बंदे की ठीक हो जाए, तो दरमियान में शुगर दोबारा ख़राब हो सकती है। हम दोबारा इलाज करवाते हैं और शुगर दोबारा ठीक हो जाती है। अब जानलेवा कब साबित होती है, जब हम एक वक़्त में नशे की ज़्यादा डोज़ ले लें, जो हमारे लिए बहुत मौलिक हो। अच्छा। आपने देखा होगा मुख्तलिफ रोड्स के इर्द-गिर्द हुँ, या चौक पे लोग टीका लगाते ही वहीं हलाक हो जाते हैं।
ठीक है, वो टीका या तो ज़्यादा पुश कर लेते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा मज़ा लेने के लिए उसमें यकदम ज़्यादा प्रेशर से वो जब ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होती है कि उनके जो फेफड़ा जो है, जो उसको डायफ्राम पुश कर रहा होता है ऊपर-नीचे, वो काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी हम्म जान जा सकती है। तो हम्म लीथल तो जिस बंदे ने 1 डोज़ जो है हाई ले ली हम्म है, उसके लिए वो 1 डोज़ भी लीथल हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इंजेक्शंस के अंदर होता है फ्लूइड, वो कौन सा होता है और जो रिप्लेस कौन सी दवाइयों से ये लोग करते हैं? अच्छा, उसमें देखें कि मुख्तलिफ चीज़ों को इंजेक्शन के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर ओपिएड के डेरिवेटिव्स जो हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है और ओपिएड जो है, इसकी दवाइयाँ भी हैं जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों में। आपको अगर याद हो, कुछ अरसा पहले जब 2012-13 की गालिबन बात है, तो इमरान खान साहब गिरे थे कहीं पे। उनको हॉस्पिटल ले गए तो एक टीका लगा और उसके बाद उन्होंने कहा, "वो टीका मुझे दोबारा लगाओ।" उसको देख के मुझे हुर्रें नज़र आने लग गई थी। हैं, ये वाकई हुआ था? हाँ जी। अच्छा, अच्छा अब वो टीका कौन-सा था? वो ओपिएड का डेरिवेटिव जो है, ठीक है? अच्छा उसका टीका था। तो ये टीका जब लगता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। हाँ इससे हमारी पेन जो है वो रिलीव हो जाती है और हाँ हमें एक डिफरेंट किस्म की मज़ा मिल रहा होता है और बंदा चाहता है ये दोबारा लगे। अब जो लोग हम्म ओपियम का नशा कर रहे होते हैं या ओपिएड के डेरिवेटिव चरस वगैरह किसी चीज़ का नशा कर रहे होते हैं, जब उसको छोड़ते हैं तो वो इसके नशे की तरफ आ जाते हैं, उसको रिप्लेस कर लेते हैं और कुछ लोग जब मेडिकल ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, ख़ास तौर पे उनको सीवियर पेन होती है, किसी क्वैक के पास चले गए या उनको किडनी का दर्द हुआ, वक़्ती तौर पे डॉक्टर ने ये वाला टीका लगा दिया, तो वो नाम वगैरह पूछ के बाद में खुद लगाना शुरू कर देते हैं। ये भी हम्म उतना ही स्ट्रॉन्ग नशा है जितना कोई दूसरा नशा होता है। इसको छोड़ना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है, जितना दूसरे और ये नशों को बगैर छोड़ना। प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है? हाँ जी, हमारी सोसाइटी में मिल जाता है। वैसे ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, इसको मिलना प्रिस्क्रिप्शन पे चाहिए, लेकिन ये ईज़िली अवेलेबल है और सस्ता भी होता है। तो हम्म लोग इसको फिर इस वजह से सस्ता होने की वजह से और क्योंकि ये काफ़ी पोटेंट दवाई होती है, हम्म इसका असर बड़ी जल्दी और अच्छा आता है, तो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो नशों के अंदर मुख्तलिफ इकसाम अब आ गई हैं, जिस तरह आइस भी अभी आपने जिक्र किया, एक हम वेप का फैक्टर भी अब आजकल देखते हैं। कहने को जनाब वो फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन अब वेप लग रहा है कि सोशली एक्सेप्टेबल बहुत है। हर किसी के हाथ में वो वेप मौजूद है, चाहे वो लड़का है, लड़की है या फिर स्टूडेंट है। देखिए, जिस अ, तरह से स्मोकिंग खतरनाक है, उसी तरीके से वेप भी खतरनाक है। इसमें भी सैकड़ों केमिकल ऐसे पाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए डेंजरस हैं। देखिए, एक चीज़ जब आप दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर रहे हैं, इसको अगर समझना है तो एक बिहेवियरल एडिक्शन भी होती है कि हमारे रवैये में एक चीज़ नशे के तौर पे आ जाती है जिसको हम छोड़ नहीं पाते। अगर आप सिगरेट को छोड़ सकते होते तो छोड़ देते, लेकिन सिगरेट की जगह एक नई चीज़ आप ला रहे हैं, जो उतनी हुँ, ही नुकसानदेह है। आप सिर्फ़ ज़हनी हुँ, तसल्ली के लिए कि इससे मुझे नुकसान कम हो रहा है, हुँ, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें डिफरेंट फ्लेवर भी आपको मिल रहे हैं, तो वो आपको इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा हुँ, लगता है क्योंकि हुँ, उसमें आपको फ्लेवर भी मिल रहे हैं। बिल्कुल। हालाँकि उसमें कार्सिनोजेन और दूसरी ऐसी प्रोडक्ट पाई जाती हैं जो आपकी बॉडी, आपके दिमाग के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, तो इससे भी हमें हुँ, बचना होगा। देखें, इसमें अगर हम यूएनओडीसी के जो सर्वे की रिपोर्ट को देखें तो पाकिस्तान में इस टाइम तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग हैं, जो कभी न कभी ज़िंदगी में नशे का इस्तेमाल करते हुँ, रहे हैं या कर रहे हैं। तो ये एक हुँ, बहुत बड़ा नंबर है अगर हम अपनी टोटल पॉपुलेशन को देखें हुँ, और उसमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है उसकी एज ब्रैकेट 15 साल से लेके 49 के दरमियान है। तो हाँ, 15 साल से 49 साल की उम्र के अगर हुँ, 1 करोड़ के करीब लोग नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, हुँ, तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं। डिसऑर्डर का हुँ, मतलब ये है कि नशा उनको इतना नुकसान पहुँचा देता है कि जिससे वो अपने घर वालों को या सोसाइटी को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि पहले नंबर पे जब कोई बंदा उसके रवैयों में तब्दीली, रूटीन में तब्दीली आप नोट करें, तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि कुछ गड़बड़ है। जब ऐसा हो तो आप टेस्ट करवा सकते हैं। टेस्ट मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज़ से भी होते हैं और टेस्ट की एक किस्म है, उसकी आप किट लेते हैं, जिस तरह हेपेटाइटिस बी या सी की स्क्रीनिंग किट मिल जाती है, उसमें यूरिन के 3 ड्रॉप आप डालते हैं, तो उसपे रिपोर्ट जो है वो आपको पता चल जाता है कि ये केमिकल पॉज़िटिव है। वो आपके लिए करना अगर मुश्किल हो तो बड़ी जो लेबॉरेटरीज़ हैं वो करती हैं ये वाला टेस्ट। इसे यूरिन फॉर ड्रग स्क्रीनिंग भी कहते हैं, यूरिन टॉक्सिकोलॉजी भी कहते हैं। थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी के ज़रिए किया जाता है, टीएलसी टेस्ट भी इसको नाम दिया जाता है, तो मुख्तलिफ इसके नाम हैं। टेस्ट की कीमत का जैसा कि आपने ज़िक्र किया तो ये 5 से 6,000 के हाँ, टेस्ट कर रही कितने हैं का मुख्तलिफ हाँ। लेबॉरेटरीज़। तो अगर किसी ने करवाना हो, चेक करना हो तो इसकी तरफ जा सकता है। इतनी जड़ तक चीज़ डॉक्टर साहब फैल गई है, बिल्कुल, उसको ख़त्म करते हुए वक़्त तो लगेगा ना? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और देखें, अफ़गानिस्तान से हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस करते हैं, ये नशा वहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहा है। जी, अफ़गानिस्तान के ऊपर भी अब इसीलिए कंट्रोल हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं इन रास्तों के ऊपर जहाँ से नशा आता है। बिल्कुल ऐसे ही है।
देखिए दुनिया की जो ड्रग्स की स्मगलिंग है इसका तकरीबन 60 टू 70% जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इस दरमियान से हो रहा है, तो और ऊपर पूरी से फिर दुनिया। वजीर आला केपी कहते हैं कि हम जाके वफ्द भेज के बात हाँ करेंगे ठीक है। उनसे। हाँ। अब ये इतना ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है तो पाकिस्तान में इसी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका में भी अवेलेबल है। वो लोग जिनके लॉ इन्फोर्समेंट हमसे बहुत आगे है वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। यूके में भी है सर, यूके हर में भी जगह है, पे है। पूरी दुनिया में हाँ। है और हमारे बॉर्डर पे बहुत बड़ा मसला है। सिक्योरिटी एजेंसीज इस पे काम कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मजीद काम करने की ज़रूरत है। हाँ। दूसरा एंगल जो इन्होंने अभी हाईलाइट किया कि स्टूडेंट्स के हवाले से, यूनिवर्सिटी के हवाले से, देखिए यहाँ बड़े शहरों की अगर हम बात करें तो यहाँ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ शहरों से आए होते हैं और हॉस्टल्स में रहते हैं। अब देखें स्टूडेंट जब घर से हॉस्टल में आ गया, उसने 4 घंटे 5 घंटे यूनिवर्सिटी गुजारे। हम फर्ज कर लें कि यूनिवर्सिटी में कोई इशू नहीं है, यूनिवर्सिटी में हर तरह से चेक एंड बैलेंस है। बिल्कुल। बाकी जो 20 घंटे वो अपने हॉस्टल में गुजार रहे हैं वहां पे क्या होगा? ठीक है। अब बच्चे पे घर वालों की कोई नजर नहीं है, वहां अगर उस हॉस्टल में एक बच्चा नशा करता है वो और बंदों को इन्वॉल्व करेगा और बच्चों को इन्वॉल्व करेगा, एक से दूसरे रूम में, फिर तीसरे रूम में, फिर चौथे रूम में, और फिर पार्टी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह फिर नशा फैलता है। नशे के अलावा ये जो शराब का नशा है और दीगर एडिक्शंस है, ये भी आप ट्रीट करते हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ। और इसमें कितना टाइम लगता है? देखिए नशा जो है एक तो हम इफेक्ट और उसके जो प्लेयर लेने के लिए कर रहे हैं, एक ये एक आदत भी बन जाती है हाँ। जिसको जब हम छोड़ भी दें तो हमारा ज़हन जो है वो चाहता है कि हमें हम्म। वो चीज़ दोबारा मिले। हम्म। हालांकि हम ना भी इस्तेमाल करें तो हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आता, नहीं ठीक है। आता। अल्कोहल का अगर आप देखें तो अल्कोहल यूरोप में या दूसरी दुनिया में लोग 18 साल या कुछ में इससे पहले 1-2 साल शुरू कर हम्म। देते हैं, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में पीते हैं और वो 40 50 60 साल पीते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिलियन डॉलर सवाल, और मैं चाहती हूँ बिकॉज एक टाइम भी कम है, एक आखिरी सवाल ही हम ले पाएंगे। ये जो ये कहा जाता है हमारे मुआशरे में, वालिदैन चूंकि परेशान होते हैं, जवान नस्ल अगर कुछ लग जाए किसी नशे की लत में तो कहते हैं जनाब इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। इज इट द परमानेंट सोल्यूशन? देखें नशे का जो मरीज है पहले एक मुश्किल से गुजर रहा है हम्म। और शादी एक नॉर्मल बंदे के लिए भी एक बहुत बड़ा जिंदगी का चैलेंज होता है। हम्म। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लव मैरिजेस करते हैं लेकिन बड़ी जल्दी डिवोर्सेस भी हो जाती हैं। उसकी वजह भी ये है कि शादी से पहले तो वो लव लव खेल रहे होते हैं। शादी के बाद जिम्मेदारियां आती हैं, हमने दूसरी फैमिलीज को मैनेज करना होता है, एक्सपेंसेस को मैनेज करना होता है, रवैयों को मैनेज करना होता है, तो मुश्किल हो जाता है। अगर एक बंदा पहले ही बीमार है, पहले अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, पहले उसके इलाज की ज़रूरत है, अगर हम उस पर और प्रेशर डालेंगे तो वो अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर ही रहा है, वो दूसरी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करेगा और उससे दो ख़ानदान जो हैं उनकी ज़िंदगियां ख़राब होंगी। पहले उसका इलाज करवाएं, जब वो इलाज से नशे से बाहर आ जाए तो आप शादी कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर बहुत साहब। शुक्रिया आपका। इंडीड अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन विद यू, और हमने तो ये कोशिश की कि अपने पार्ट पे जो है हम वो आगाही ज़रूर दें अपने सुनने वालों को। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि सब चीज़ें ओवरनाइट नहीं हो सकती, और बतौर एक शहरी हमें अपना किरदार निभाना है। और अगर हम स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर सीरियसली ड्रग एडिक्शन को एज अ कंपल्सरी एक्टिविटी के तौर पर हम सब्जेक्ट पढ़ाएं और आगाही दें और बार बार देते रहें, ताकि बाय द मीन टाइम जब बच्चा बाले होने की पहुंचे या फिर होश संभाल ले प्रॉपर 12-13 साल की उम्र के बाद, तो उसको पता हो कि मैंने इस साइड पे नहीं जाना, दिस इज अ नो गो एरिया, मुझे ये नशा नहीं करना। तो हमें शुरू से ही इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। आपका बहुत शुक्रिया।